Chapters 1801 I have already taken your life, 1802 Fang Clan, S. Sapo, 1803 Dragonman Clone, 1804 Breaking Through to Desolate Soul Chapter Start Chapter 1801 मेन तेरी जान ले चुका हूँ इस नाजुक मोड़ पर। फैंग युआन अचानक से डिफेंसिव से ऑफेंसिव हो गया। वान क्लैन के तीनों इमॉर्टल्स इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। घटिया आदमी, वान सियो ने दांत पीसते हुए चिल्लाया, जल्दी करो, वान हाओ ग्वांग को बचाओ, उसका आर्मर एक किलर मूव है, वो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। वान लियांग है के पूरे जिस्म में एक ठंडी लहर दौड़ गई। फैंग युआन इतनी देर से सिर्फ डिफेंस कर रहा था और अब जब उसने चाल चली तो सीधा वान क्लैन के तीनों इमॉर्टल्स की सबसे कमजोर नस पर वार किया। इस बेरहमी और तेजी ने वान लियांग को पहली बार पछतावे पर मजबूर कर दिया। हमें ठीक से जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। वान क्लैन ने ऐसे आदमी से पंगा ले लिया है, कौन जाने इसका अंजाम अच्छा होगा या बुरा। सोल बीस्ट की सेना एक तूफान की तरह आई और वान क्लैन के तीनों इमॉर्टल्स को अपने अंदर डुबो दिया। 4 इमेमोरियल सोल बीस्ट्स ने सेंट्रल आर्मी बनाई हुई थी और वो पहाड़ों जैसे लग रहे थे, एक ऐसी ताकत के साथ वान सियो की तरफ बढ़ रहे थे जिसे रोकना नामुमकिन था। वान सियो, पीछे हटो। वान लियांग ने फैंग युआन का खतरनाक इरादा महसूस कर लिया था और उसने फौरन चेतावनी दी। वान सियो बेचैन था, मैं नहीं हट सकता, मुझे हाओ ग्वांग को बचाना है। वो फंस गया है, उसने अपना लाइट आर्मर किलर मूव पहले हाई कैंसिल कर दिया है और अब सिर्फ लाइट आर्मर इमॉर्टल गू इस्तेमाल कर रहा है। वान क्लैन के तीनों इमॉर्टल्स पर डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स जनरेशन का असर था। वो कोई भी किलर मूव इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इस बात का पूरा चांस था कि वो फेल हो जाते और दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के बजाय उल्टा उन्हीं पर बैकलैश हो जाता। वान हाओ ग्वांग यह समझ गया और उसने खुद ही पहल करके किलर मूव लाइट आर्मर को कैंसिल कर दिया और सीधा लाइट आर्मर इमॉर्टल गू को एक्टिवेट किया। यह इमॉर्टल गू लाइट आर्मर किलर मूव का को था, लेकिन यह सिर्फ एक रैंक 7 इमॉर्टल गू था। इसका डिफेंस पहले वाले लाइट आर्मर किलर मूव से कहीं ज्यादा कमजोर था। इसलिए वान हाओ ग्वांग इतने कम वक्त में ही एक बहुत खतरनाक हालत में फंस चुका था। वान सियो और उसकी दोस्ती बहुत गहरी थी। वान सियो ऐसी खतरनाक सिचुएशन में उस बचाने की कोशिश कर रहा था। डैम इट, आखिरी पाल में वान लियांग सिर्फ वान सियो का साथ दे सकता था और उसने एक विजडम पाथ इमॉर्टल गू एक्टिवेट किया, विजडम ऑब्स्टिकल। विजडम ऑब्स्टिकल इमॉर्टल गू ने वान सियो और वान लियांग के चारों तरफ रुकावटें खड़ी कर दी, दोनों को प्रोटेक्ट करते हुए और उन्हें एक बड़ी मदद दी। इस मुश्किल घड़ी में वान सियो और वान हाओ ग्वांग ने अपनी सॉलिड बैटल ट्रेनिंग का ऐसे बूट दिया। आखिरकार वो दोनों सोल बीस्ट्स के यूएस तूफान के बीच फिर से मिल गए। बहुत बढ़िया, दोनों की मिलीजुली ताकत और मेरे कोऑपरेशन से हमारे यहां से निकलने की एक उम्मीद है। वान लियांग के चेहरे पर हल्की सी खुशी झलक ही रही थी कि तभी उस अपने पीछे एक तंज भरी हंसी सुनाई दी। तुम्हें अपनी हालत की फिक्र नहीं है? इतनी कुर्बानी देने का जज्बा। फैंग युआन असल में उसके ठीक पीछे आ खड़ा हुआ था। इस पल वान लियांग को लगा जैसे वो किसी बर्फीले समंदर की गहराइयों में गिर गया हो। मरने से पहले आखिरकार यूज एहसास हुआ कि यह सब सुंग वूजिन के खतरनाक प्लान का हिस्सा था। उसने जानबूझकर वान सियो और वान हाओ ग्वांग पर प्रेशर बनाया और मारने का इरादा दिखाया, लेकिन उसका असली निशाना तो हमेशा से वान लियांग था। वो 4 इमेमोरियल सोल बीस्ट अभी भी काफी दूर जबकि सुंग वूजिन अकेले हाई वान लियांग के पास आ पहुंचा था। अन 4 इमेमोरियल सोल बीस्ट्स को सिर्फ एक चारे की तरह इस्तेमाल किया गया था। अन चारों के पास रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ थी। कौन सोच सकता था कि सुंग वूजिन उनका इस्तेमाल ही नहीं करेगा। शुरू से ही वो इन 4 इमेमोरियल सोल बीस्ट्स के प्रोटेक्शन में रहा था और वान क्लैन के तीनों इमॉर्टल्स को लगातार ऐसे इशारे दे रहा था जिससे उनके दिमाग में धीरे धीरे एक गलत फहमी पैदा हो गई। शायद अपनी नॉर्मल हालत में वान लियांग इस जाल को समझ पाता, लेकिन इस पर भी किलर मूव डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स जनरेशन का असर था। वो अपने दिमाग में उठ रहे फिजूल के ख्यालों को दबा रहा था और साथ हाई वान हाओ ग्वांग और वान सियो की सुरक्षा पर भी ध्यान दे रहा था। इसके अलावा वो और किसी चीज पर ध्यान ही नहीं दे पाया। सुंग वूजिन कभी भी मरने से डरने वाला इंसान नहीं था, जरूरत पड़ने पर वो खतरा मोल ले सकता है। पहले के सारे सीन सिर्फ एक एक्टिंग थी। वान लियांग के दिमाग में ख्यालों का एक धमाका सा हुआ और वो सब कुछ भूलकर पलटवार करना चाहता था ताकि जीने की एक उम्मीद मिल सके, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फैंग युआन यूज मरने से पहले चटपटाने का मौका कैसे दे सकता था? इमॉर्टल किलर मूव, विजडम ग्रास्प। फैंग युआन ने हल्के से अपनी हथेली आगे बढ़ाई, एक ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड उड़ता हुआ निकला और वान लियांग के जिस्म में घुस गया। फिर वो ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड मुट्ठी बैंड करके वापस लौटा जैसे उसने कुछ पकड़ रखा हो।
फैंग युआन हल्के से मुस्कुराया, मैं तेरी जान ले चुका हूं। वान लियांगहा की अर्ध फटी की फटी रह गई, वो मर चुका था। भाई लियांगहा। वान सियो और वान हाओ ग्वांग सदमे, दुख और गुस्से में चिल्लाए। वान सियो गुस्से से घूर रहा था जबकि वान हाओ ग्वांग का चेहरा भी गुस्से से लाल था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक विजडम पाथ गु इमॉर्टल को तैयार करना आसान नहीं था। वान लियांगहा की मौत वान क्लैन के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान थी। वान लियांगहा को मारकर फैंग युआन ने अपना आधा मकसद हासिल कर लिया था। बाकी का आधा इन डू वान क्लैन गु इमॉर्टल्स के अगले कदम पर डिपेंड करता था। अभी फैंग युआन को डू रैंक 7 गु इमॉर्टल्स को मारकर मिलने वाले फायदे से कोई खास मतलब नहीं था। आखिरकार उसकी नज़र तो पूरे वेस्टर्न डेजर्ट के गु इमॉर्टल वर्ल्ड पर थी। उसने अपनी ऑरा को कमजोर करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन पाथ के मेथड्स एक्टिवेट किए। ये बंदा अचानक से कमजोर हो गया, तो ये उतना भी स्ट्रांग नहीं था। हो सकता है भाई लियांगहा को मारने के लिए उसने जो किलर मूव इस्तेमाल किया है, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत भारी हैं। वान सियो और वान हाओ ग्वांग को ये देखकर खुशी हुई कि फैंग युआन की ऑरा कमजोर हो गई थी। उसकी सोल बीस्ट आर्मी भी इधर उधर फैल गई थी, पहले की तरह एकजुट नहीं थी। लेकिन कुछ ही देर बाद फैंग युआन ने वान लियांगहा की लाश उठाई और 4 इमेमोरियल सोल बीस्ट्स के प्रोटेक्शन के पीछे जाकर छिप गया। वान सियो और वान हाओ ग्वांग ने नफरत से अपने दांत पीस लिए, लेकिन उन्हें एहसास हो गया कि वो फैंग युआन को मार नहीं सकते। अगर वो इस मामले को और खींचते तो शायद वो भी यहीं मारे जाते। इसलिए उन्होंने इमॉर्टल बैटलफील्ड को हटा दिया और पीछे हटने का फैसला किया। इस दौरान फैंग युआन ने वान सियो को बुरी तरह जख्मी कर दिया और वो बेहोश हो गया। वान हाओ ग्वांग ने वान सियो को कास के पकड़ा और तेजी से भाग निकला। फैंग युआन ने सोल बीस्ट आर्मी को कंट्रोल किया और ऐसे एक्ट किया जैसे वो उनका पीछा करने जा रहा हो। फिर उसने संतुष्टि से वान हाओ ग्वांग को देखा जो बादलों की परत में गायब हो गया। मुझे भी निकलना चाहिए। फैंग युआन वहां रुका नहीं, उसने वैन क्लैन के हेडक्वार्टर्स की दिशा में देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए सोल बीस्ट आर्मी को समेटने के बाद गायब हो गया। जब फैंग क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर फैंग गोंग इस जगह पर पहुंचे तो वो हक्का बक्का होकर खाली रेगिस्तान को देखते रहे। वहां सिर्फ कुछ निशान बचे थे जो साबित कर रहे थे कि यहां पहले एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। फैंग गोंग का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था जब उसने सोचा, यह सुंग बुजिन। लगता है मैं थोड़ा लेट हो गया, दुश्मन जीत गए। जब वो ये सोच ही रहा था, ट्रेजर येलो हेवन में एक हंगामा मच गया। फैंग युआन ने वही पुरानी चाल चली, सुंग बुजिन की आइडेंटिटी इस्तेमाल करके इस लड़ाई को पब्लिक कर दिया। गु इमॉर्टल्स में गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई। वेस्टर्न डेजर्ट का गु इमॉर्टल वर्ल्ड अब और भी ज्यादा हिल चुका था। यह सुंग बुजिन आखिर है कौन? उसके पास असल में 4 इमेमोरियल सोल बीस्ट्स का प्रोटेक्शन है और उसके विजडम पथ के तरीके इतने खतरनाक हैं। कोई हैरानी की बात नहीं कि फैंग क्लैन ने यूज रिक्रूट किया। वेस्टर्न डेजर्ट के राइचस पाथ में एक और टॉप का रैंक 7 एक्सपर्ट आ गया। महान युग सच में आ रहा है। ना सिर्फ जमीन में दरारें पड़ रही हैं, बल्कि हर तरह के अजीब और गरीब किरदार भी सामने आ रहे हैं। फैंग गोंग को ट्रेजर येलो हेवन में हुए इस बदलाव का तभी पता चला जब यूज फैंग दी चांग का मैसेज मिला। फैंग गोंग ने राहत की सांस ली, लेकिन वो थोड़ा उलझन में था। तो जीता सुंग बुजिन था, लेकिन वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? फैंग दी चांग हंसा, आखिर वो एक लोन इमॉर्टल है और उसने हाल ही में हमारा क्लैन ज्वाइन किया है। ए फ्लैट, उसने वान लियांगहा को मार दिया है जो वेस्टर्न डेजर्ट के राइचस पाथ का गु इमॉर्टल था और एक सुपर फोर्स का मेंबर भी। ऊपर से हमारे फैंग क्लैन की हालत देखते हुए उस चिंता है कि हमारा फैंग क्लैन खुद को बचाने के लिए उस उनके हवाले कर देगा। इसलिए वो बाहर रुका हुआ है और उसने खुद हाई इस लड़ाई को पब्लिक कर दिया। इस एक्सप्लेनेशन से फैंग गोंग फौरन समझ गया, HMPH, तुम विजडम पाथ गु इमॉर्टल्स बस हर सिचुएशन को ओवरथिंक करना पसंद करते हो। ऐसा करके सुंग बुजिन मेरे फैंग क्लैन पर प्रेशर डाल रहा है, लेकिन उसकी चिंता गलत भी नहीं है। वान लियांगहा को उसने मारा है। अब हमारे फैंग क्लैन और वान क्लैन का रिश्ता लगभग पूरी तरह से टूट चुका है। हाय, बड़ी मुश्किल से जो सिचुएशन आराम से बैठी थी वो बिखर गई। फैंग क्लैन की हालत अब और भी ज्यादा मुश्किल हो गई है। तुम्हें क्या लगता है हमें क्या चुनना चाहिए? वान क्लैन के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए सुंग बुजिन को उनके हवाले कर दे, या वान क्लैन को छोड़कर सुंग बुजिन को बचाएं? अभी मुझे ये साफ दिख रहा है कि सुंग बुजिन सच में हमारे क्लैन को ज्वाइन नहीं करना चाहता। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है। लेकिन वान क्लैन भी कोई दूध का धुला नहीं है। उन्होंने इस बार खुद ही अपने नुकसान की शुरुआत की। वो बाद में जरूर और भी ज्यादा गुस्से से पलटवार करेंगे। फैंग दी चांग ने गंभीरता से कहा, मेरे ख्याल से सुंग बुजिन को बचाना ज्यादा फायदेमंद है।
सुंग बू जिन घमंडी है, ये नॉर्मल है कि वो हमारे साथ एकजुट महसूस नहीं करता। उसके पास अपने घमंड को सपोर्ट करने के लिए काफी ताकत है। सिर्फ वो 4 इमोरियल सोल बीस्ट्स हाई हमारी कल्पना से परे हैं। उसने इस लड़ाई में डू विजडम पाथ किलर मूव्स भी दिखाए हैं, दोनों हाई खतरनाक और बेरहम हैं। अगर दुश्मन थोड़ा सा भी लापरवाह हुआ तो वो उसके जालिम तरीकों का शिकार हो जाएगा। इस बार वैन क्लैन ने पहले हमारी तरफ से परेशानी शुरू की थी। अगर हम कमजोरी दिखाते हैं तो दूसरी फोर्सेस ये मान लेंगी कि हमारे पास कोई ताकत नहीं है और वो भी परेशानी खड़ी करना चाहेंगी। जो रिजल्ट हमने थेफ्ट पाथ किलर मूव इस्तेमाल करके हासिल किया था वो भी इसके कारण खत्म हो जाएगा। ऐसे नाजुक वक्त में मेरे फैंग क्लैन को अपना मजबूत मोमेंटम बनाए रखना चाहिए और सुंग बू जिन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सुंग बू जिन भले ही हमारे साथ एकजुट ना हो, लेकिन वो एक लायक साथी है। हमारे पास एक सफल कोऑपरेशन का इतिहास है और आगे भी कोऑपरेशन की बुनियाद है। हमारे क्लैन पर उसका मेहनताना भी उधार है जिससे हम उस आगे और इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी राइचस पाथ फोर्सेस जो नहीं देखना चाहती हैं वो ये है कि वो हमारे क्लैन को और मजबूत करे। फैंग दी चांग वाकई एक विजडम पाथ ग्रेट ग्रैंड मास्टर था। उसके एनालिसिस ने फौरन फैंग गोंग को सिचुएशन साफ साफ दिखा दी। फैंग गोंग ने सर हिलाया, भरी आवाज में कहते हुए, तुम सही कह रहे हो। सुंग बू जिन को बचाना वाकई वैन क्लैन के साथ मामला शांत करने से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो वैन क्लैन जरूर भारी पलटवार करेगा और हमारे फैंग क्लैन को और भी बड़े दबाव का सामना करना पड़ेगा। फैंग दी चांग ने मजबूरी में सांस ली, इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। डिवाइन बीन पलस की इंफॉर्मेशन लीक हो चुकी है। क्या हमने पहले से ही ऐसी सिचुएशन का अंदाजा नहीं लगाया था? अभी का प्लान अभी भी डिवाइन बीन पलस को जल्दी से रिफाइन करना है। हमारा फैंग क्लैन इस इमॉर्टल गू हाउस से इस संकट को पूरी तरह से हल कर सकता है। ग्रीन गोस्ट डेजर्ट। एक इमेमोरियल सोल बीस्ट फैंग युआन के हमलों के सामने बिल्कुल लाचार था। थोड़ी देर बाद उसने अपना सर झुका दिया। फैंग युआन ने यूज जबरदस्ती काबू कर लिया था। यिंग वूजी फैंग युआन के पास हाई खड़ा था। पिछले कुछ समय से ये उसकी ही बदौलत था कि यहां पर सोल बीस्ट की सप्लाई लगातार बनी हुई थी। वैन क्लैन के तीनों इमॉर्टल्स को हराने के बाद फैंग क्लैन वापस नहीं लौटा, बल्कि वो सीधा यहां यंग वूजी की मदद करने आ गया था। यिंग वूजी सोल बीस्ट्स को जमा करने के प्रोसेस में था जब उस कुछ ऐसी इमेमोरियल सोल बीस्ट्स मिली जिनसे वो निपट नहीं पा रहा था। फैंग युआन उसकी राह के कांटे साफ करने में मदद करने पहुंचा था। ठीक है, चलो अगले एरिया में चलते हैं। फैंग युआन बोल ही रहा था कि उसके चेहरे के भाव थोड़े बदले। फैंग क्लैन ने एक मैसेज भेजा था। लॉर्ड सेक्ट लीडर, फैंग क्लैन का क्या जवाब है? यिंग वूजी अलर्ट था और उसने चिंता से पूछा। फैंग क्लैन का जवाब ग्रीन गोस्ट डेजर्ट के प्रोग्रेस से भी जुदा था। सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक चल रहा है। फैंग युआन मुस्कुराया। उसने एक गहरी नजर से फैंग क्लैन के हेडक्वार्टर्स की दिशा में देखा। चैप्टर 1802 फैंग क्लैन का सपोर्ट वैन क्लैन का हेडक्वार्टर्स। पिताजी, आप कितनी दयनीय मौत मारे। रोने की आवाजें डिस्कशन हॉल में गूंज रही थी। हॉल में मौजूद गू इमॉर्टल्स के कानों में चब रही थी। एक नौजवान मातम के कपड़े पहने रो रहा था। ये शख्स वैन जुई किंग था, एक रैंक 6 गू इमॉर्टल जो वैन लियांगहा का बेटा था। वैन जुई किंग जमीन पर घुटनों के बाल बैठा बिलख रहा था। कोई भी उस चुप नहीं करा पा रहा था। हॉल में मौजूद वैन क्लैन के गू इमॉर्टल्स के माथे पर शिकन थी। वो चुप दी और उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। वैन क्लैन के सेकंड सुप्रीम एल्डर का स्वभाव काफी शांत था। उन्होंने एक आह भरते हुए कहा, सिचुएशन आखिर इस हद तक पहुंच गई। हमने 3 रैंक 7 एक्सपर्ट्स भेजे लेकिन वो सब हार गए। ये यकीन करने लायक नहीं है। वैन क्लैन के सभी इमॉर्टल्स को इस बात का गहरा एहसास था। अगर फैंग युआन ने पूरी लड़ाई ट्रेजर येलो हेवन में नहीं दिखाई होती तो शायद ये वैन क्लैन के इमॉर्टल्स कुछ हिचकिचाहट के बाद हाई इस नतीजे को स्वीकार कर पाते। असल में वैन लियांग तभी निकला था जब यूज वैन क्लैन के ज्यादातर इमॉर्टल्स से मंजूरी मिल गई थी। 3 गो इमॉर्टल्स जो सेम रैंक के साथ हाई एक इमॉर्टल बैटलफील्ड सिचुएशन उनके कंट्रोल में होनी चाहिए थी, लेकिन कौन सोच सकता था कि उनका सामना इतने तगड़े दुश्मन से होगा। चुपचाप बैठे फर्स्ट सुप्रीम एल्डर आखिरकार बोले, सुंग बू जिन ने हमारे क्लैन के गू इमॉर्टल को मारा है, हम यूज माफ नहीं कर सकते। वैन जुई किंग, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें अपनी विरासत छोड़ दी है? वैन जुई किंग ने फर्स्ट सुप्रीम एल्डर के सवाल पर लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने आंसू रोके और कहा, पिताजी ने मुझे अपनी विरासत, किलर मूव्स और गू रेसिपीज के बारे में सब कुछ सिखाया था, लेकिन एक भी इमॉर्टल गू पीछे नहीं छोड़ा।
फर्स्ट सुप्रीम एल्डर का चेहरा और भी गंभीर हो गया। यह सिचुएशन नॉर्मल नहीं रही। सुंग बू जिन एक रैंक 7 था, वैन लियांगहा भी वही था, लेकिन पहले वाले ने दूसरे को पलक झपकते ही मार डाला, बिना उस पलटवार करने का मौका दिए। आमतौर पर जब सेम रैंक के गू इमोर्टल्स लड़ते थे तो ऐसे सीधे नतीजे कम ही आते थे। आमतौर पर जीवन और मौत की लड़ाइयां एक डेडलॉक में फंस जाती थी। ऐसे समय में अगर एक तरफ जाना चाहती और किसी इमोर्टल बैटलफील्ड में नहीं फंसी होती तो दूसरी तरफ उन्हें रोक नहीं पाती थी। एक इमोर्टल बैटलफील्ड की कीमत इस बात में थी कि वो दुश्मनों को आसानी से भागने नहीं देता था। वैन क्लैन के 3 इमोर्टल्स ने इमोर्टल बैटलफील्ड इसलिए इस्तेमाल किया था ताकि फैंग युआन भाग ना सके, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि फैंग युआन भागने की कोशिश भी नहीं करेगा, बल्कि इमोर्टल बैटलफील्ड बेकार हो गया और उसने वैन लियांगहा को मार डाला जबकि वो दूसरे डू वैन क्लैन गू इमोर्टल से भी लड़ रहा था। यह वैन क्लैन के लिए वाकई एक आयरनी वाला नतीजा था। वैन क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर को अब पछतावा हो रहा था। अगर उन्हें पता होता कि ऐसा होगा तो वो अपना इमोर्टल गू हाउस वैन लियांगहा को उधार दे देते, लेकिन उनकी अपनी मजबूरियां थी। वो सिर्फ एक रैंक 7 दूसरे राइचस पाथ फोर्सेस के रैंक 8 लीडर्स जैसे नहीं। इस वजह से इमोर्टल गू हाउस को उनके हेडक्वार्टर्स की रक्षा के लिए जरूरी था। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि उनका ये इंतजाम असल में समझदारी भरा और सही था। अगर फैंग युआन ने इमोर्टल गू हाउस देख लिया होता तो वो यूज जरूर लूट लेता। इस तरह फर्स्ट सुप्रीम एल्डर के इंतजाम ने उल्टा वैन क्लैन के नुकसान को कम कर दिया। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने मन ही मन एक आह भरी और फिर वैन जुई किंग से कहा, वैन लियांगहा की मौत हमारी तरफ से एक गलती थी। वैन लियांगहा को सम्मानित किया जाएगा और उसके इमोर्टल गू को रिफाइन करने के लिए जरूरी सारे गू मटेरियल्स क्लैन के खजाने से मुफ्त में दिए जाएंगे। मैं बस उम्मीद करता हूं कि ये इमोर्टल गू नाश्त हो गए होंगे। धन्यवाद फर्स्ट सुप्रीम एल्डर। धन्यवाद आदरणीय एल्डर्स। वैन जुई किंग ने फर्स्ट सुप्रीम एल्डर और दूसरे वैन क्लैन गू इमोर्टल्स के सामने कई बार सर झुकाया। पहले रो रो कर वो यही हासिल करना चाहता था, अब वो सफल हो गया था। वो यहां सबसे छोटा था इसलिए सर झुकाना अनुचित नहीं था। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने एक उदास और ठंडी आवाज में अपनी बात जारी रखी, सुंग बू जिन फैंग क्लैन का मेंबर है, हम फैंग क्लैन पर दबाव डालेंगे कि वो उस हमारे हवाले करे। इस लड़ाई से हम ये पक्का कह सकते हैं कि सुंग बू जिन जरूर ओल्ड मनली शेन का वारिस है। ये एक डिमोनिक पद का बदमाश है। जो खून का कर्ज ओल्ड मनली शेन पर हमारा है वो उसके बदले चुकाएगा। कई वैन क्लैन गू इमोर्टल्स की यही चमक उठी। वो सिर्फ यही कर सकते थे। उस जमाने में ओल्ड मनली शेन वेस्टर्न डेजर्ट के कई राइचस पाथ फोर्सेस के लिए दर्द ए सर बना हुआ था। इस इल्जाम को फैंग युआन पर डालना वेस्टर्न डेजर्ट के राइचस पाथ फोर्सेस को फैंग क्लैन के खिलाफ जाने का एक बहाना देना था। पहले ये सिर्फ एक बहाना था। वैन क्लैन सुंग बू जिन को पकड़ना चाहता था ताकि फैंग क्लैन के पास खुद को बचाने का कोई रास्ता ना बचे। प्लान काम नहीं किया, लेकिन वैन क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने फिर भी इसे सच मानकर इस पर आदिग रहने का फैसला किया। सबूत की कमी? मैं खुद सबूत बना लूंगा। हालांकि ये बेशर्मी थी। हर सुपरफोर्स फैंग क्लैन से निपटना चाहती थी और ये प्लान उनकी चिंता का फायदा उठाएगा जो फैंग क्लैन के उठान को लेकर थी। बस इतना था कि इस प्लान की सफलता का रेट पहले वाले प्लान से कम था। वैन क्लैन का गू इमोर्टल लड़ाई में मारा गया और यूज पब्लिक भी किया गया। वो इस बात को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते थे। वैन क्लैन के पास इस बहाने के साथ आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। सेकंड सुप्रीम एल्डर ने गहरी सांस ली। सिचुएशन शायद उतनी बुरी ना हो सकता है फैंग क्लैन ने पहले हाईसुंग बू जिन को छोड़ने का फैसला कर लिया हो। HMPH भले ही वो उस छोड़ दें, फैंग क्लैन एक डेमोनिक पाथ गू इमोर्टल को पनाह देने के जुर्म से बच नहीं पाएगा। हालांकि अगले ही दिन वैन क्लैन में बुरी खबर आई। फैंग क्लैन ने अपना स्टैंड साफ कर दिया। वो फैंग युआन को प्रोटेक्ट करने वाले दी और साबित करने वाले द की फैंग युआन का असली ओरिजिन जेंग जिंगशन से जुदा है। वैन क्लैन ने फौरन इसका विरोध किया और हर तरह के सबूत सामने लाए। फैंग दी चांग ने इन ऐसे बूटों में कमियां ढूंढने की भी जहमत नहीं उठाई, बल्कि उसने और भी ज्यादा 80 बड़े ऊट ऐसे बूट फेंक दिए। मजाकिया बात है, तुम झूठे सबूत बना सकते हो, तो क्या मैं नहीं कर सकता? वेस्टर्न डेजर्ट की डू सुपर फोर्सेज इस दावे पर तेजी से बहस करने लगी कि सुंग बू जिन झेंग जिंगशन का वारिस है या ओल्ड मनली शेन का। एक तरफ कहती कि उनके पास सबूत है, दूसरी तरफ कहती कि उनके सबूत ज्यादा भरोसेमंद हैं। एक तरफ एक सबूत फेंकती तो दूसरी तरफ दो। लेकिन इस पूरी राजनीति के तूफान में जो मुख्य शख्स था, फैंग युआन,
वो ग्रीन गोस्ट डेजर्ट में आराम से इमेमोरियल सोल बीस्ट्स को काबू कर रहा था, एकदम संतुष्ट मन से। जाहिर है, उसकी नज़र सिचुएशन के प्रोग्रेस पर बनी हुई थी। ये सब असल में काफी मजेदार था। फैंग युआन खुद बिल्कुल भी बेचैन नहीं था। उसने खुद को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया, लेकिन फैंग क्लैन और वान क्लैन दोनों हाई हेड से ज्यादा उत्तेजित जो भी सबूत मिल रहा था ला रहे थे, या अगर नहीं मिल रहा था तो गढ़ रहे थे। दो सुपर फोर्सेस एक दूसरे से एक डेमन के पक्ष और विपक्ष में गवाही देने के लिए प्रतियोगिता कर रही थी, यहां तक कि अपने दावों पर अत्यधिक विश्वास भी जाता रही थी। अगर उन्हें सच में फैंग युआन की पहचान पता चल जाती तो कौन जाने उनकी मानसिकता कैसे बदलती। फैंग क्लैन को जरूर ऐसा लगता जैसे वो बर्फीले समंदर की गहराइयों में गिर गया हो, लेकिन वान क्लैन भी डर जाता। ये डेमन फैंग युआन था। यहां तक कि हेवनली कोर्ट और पूरा सदर्न बॉर्डर का राइचस पाथ उसके सामने लाचार था। इन दिनों में फैंग युआन ने न सिर्फ कई इमेमोरियल सोल बीस्ट्स को काबू किया था, बल्कि उसने वान लियांग की विजडम पाथ विरासत को अब्जॉर्ब करने के लिए भी समय निकला। वान लियांग को फैंग युआन ने पलक झपकते ही मार डाला था। उनकी ताकत में इतना ज्यादा फर्क था कि उस अपने इमॉर्टल गू को नाश्त करने का समय ही नहीं मिला। फैंग युआन ने उससे 3 इमॉर्टल गू हासिल किए, 2 रैंक 6 और 1 रैंक 7। रैंक 7 विजडम पाथ इमॉर्टल गू का नाम था विजडम ऑब्स्टिकल। विजडम ऑब्स्टिकल इमॉर्टल गू का आकार एक स्नेल जैसा था। ये गहरे रंग का था और कभी कभी इस पर बैंगनी रोशनी की हल्की सी झलक दिखती थी। ये काफी अनाड़ी सा दिखता था। फैंग युआन इस इमॉर्टल गू की ताकत पहले ही देख चुका था। इस विजडम ऑब्स्टिकल इमॉर्टल गू को एक्टिवेट करने से गू इमॉर्टल के चारों तरफ एक बड़े एरिया में फौरन रुकावटें बन जाती थी। इसमें इमॉर्टल एसेंस के साथ साथ काफी ज्यादा विल भी खर्च होती थी। विजडम ऑब्स्टिकल इमॉर्टल गू को कोर बनाकर कई किलर मूव्स भी थे। एक किलर मूव काफी शानदार था, जिसे देखकर फैंग युआन भी हैरान रह गया। यह किलर मूव सीधे विजडम ऑब्स्टिकल इमॉर्टल गू द्वारा बनाई गई रुकावटों को दुश्मन के दिमाग में भेजे देता था। इतनी बड़ी रुकावटों के साथ दुश्मन के दिमाग में विचारों को एक दूसरे से टकराने में मुश्किल होती और इस तरह उनके लिए सोचना मुश्किल हो जाता। आमतौर पर जब ये मूव सफल होता तो ये फौरन दुश्मन को बेवकूफ बना देता। उन्हें ऐसा महसूस होता जैसे उनके दिमाग में एक पत्थर रखा हो, वो कोई भी समस्या हल नहीं कर पाते। यह मूव शानदार था, लेकिन इसके लिए पहले दुश्मन को छूना और उनके दिमाग में घुसना जरूरी था। इसलिए कई और किलर मूव्स जो खास तौर पर दिमाग को निशाना बनाते थे। बदकिस्मती से फैंग युआन विजडम पाथ में माहिर था और उसके पास अपने दिमाग की रक्षा के लिए कई तरीके थे। वान लियांग के किलर मूव्स के पास इन रुकावटों को पार करने की उम्मीद ना के बराबर थी। इसके अलावा वो फैंग युआन के डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स जनरेशन से प्रभावित था और पहल खो चुका था। उसके पास साफ तौर पर किलर मूव्स लेकिन वो उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सका और अपनी ज्यादातर काबिलियत खो बैठा। लड़ाई के बारे में सोचकर फैंग युआन बहुत संतुष्ट था। उसने अपने 2 किलर मूव्स को असली लड़ाई में टेस्ट किया था और उनके असर बेहतरीन थे। एक था डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स जनरेशन। ये एक विजडम पाथ किलर मूव था जिसमें सोल पथ का सार भी था। किलर मूव को एक्टिवेट करते समय फैंग युआन 4 इमेमोरियल सोल बीस्ट्स पर निर्भर होकर उसकी ऑरा को छिपा सकता था। अगर किलर मूव की ऑरा एक्सपोज हो जाती और दुश्मन उस महसूस कर लेता तो समस्या हो जाती। ऐसा इसलिए था क्योंकि डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स जनरेशन को अपनी ताकत एक ठीक ठाक लेवल तक जमा करने के लिए कुछ समय की जरूरत होती थी। दूसरा मूव था विजडम ग्रास्प। ये एक विजडम पाथ किलर मूव था जिसे फैंग युआन ने ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड और स्टील लाइफ ट्रू इनहेरिटेंस से रेफरेंस लेकर डिड्यूस किया था। ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड इमॉर्टल गू चुराता था, जबकि विजडम ग्रास्प जाने चुराता था, फौरन दुश्मनों को मार देता था। यह मूव सिर्फ रैंक 7 का था, इसलिए रैंक 8 गू इमॉर्टल्स के खिलाफ इसका असर बहुत कम था, लेकिन वान लियांग जैसे दुश्मन के लिए यह परफेक्ट था। फैंग युआन ने विजडम ग्रास्प में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन पाथ गू वॉर्म्स डाल दिए ताकि इसे ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड जैसा दिखा सके। डिवाइन बीन प्लस की लड़ाई में फैंग युआन ने फैंग गोंग के सामने ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड का प्रदर्शन किया था। उसने फैंग दी चांग के कोऑपरेशन से इमेमोरियल सोल बीस्ट्स को भी काबू किया था। इसलिए फैंग युआन ने जो तरीके दिखाए उनसे फैंग क्लैन हैरान नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने उसकी कीमत और बढ़ा दी। साथ ही उसने चालाकी से अपनी कमजोरी भी एक्सपोज कर दी। फैंग युआन के पास साफ तौर पर सोल बीस्ट्स को सीधे कंट्रोल करने के तरीके लेकिन उसने लड़ाई में एक भी इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए फैंग क्लैन को एक गलतफहमी हो गई कि सूंग बू जिन अभी भी उनके कंट्रोल में है। उसकी रक्षा के लिए अपनी पूरी कोशिश करना एक स्वाभाविक बात थी। एक साधारण नजरिए से
ये लड़ाई सिर्फ फैंग युआन और 3 वैन क्लैन इमोर्टल्स के बीच की लड़ाई थी। लेकिन सच्चाई ये थी कि फैंग युआन ने मौजूदा सिचुएशन को मैनिपुलेट किया और दोनों पक्षों के बीच के झगड़े को और बढ़ा दिया। वो डू सुपर फोर्सेस फैंग क्लैन और वान क्लैन को प्रभावित कर रहा था और साथ ही पूरे वेस्टर्न डेजर्ट की सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा था। फैंग युआन का असली मकसद लड़ाई के बाद का था। इस प्लान को लागू करके उसके भविष्य के लाभ कल्पना से परे होंगे। विजडम ऑब्स्टिकल जैसे ये इमॉर्टल गू तो बस दावत से पहले के एपेटाइजर्स थे। अनजाने में इस मोड़ पर फैंग युआन अब छोटी मोटी जीत या हार पर जोर नहीं दे रहा था। जिस्मानी तौर पर मैदान में बिना किसी रोक टोक के हर जगह तूफान मचा रहा था। मानसिक तौर पर मैदान में उसकी उम्मीदें आसमान से भी ऊंची थी। अनजाने में मैं इस लेवल पर पहुंच चुका हूं। वो हीरोज और कॉन्करर्स जिन्होंने अपने युगों पर राज किया, क्या वो भी ऐसे ही थे? हाँ। फैंग युआन ने अपने विचार समेटे। ग्रीन गोस्ट डेजर्ट रात में और भी गहरा और उदास लग रहा था। काले बादल आसमान में छाए हुए सितारों की एक किरण भी नहीं आने दे रहे थे। फैंग युआन एक भयानक इमेमोरियल सोल बीस्ट के सर पर बैठा था और उसके पास अनगिनत सोल बीस्ट्स थे। फैंग युआन के कंट्रोल में बड़ी सेना चुपचाप अनंत अंधेरे की तरफ बढ़ रही थी। चैप्टर 1803 ड्रैगनमैन क्लोन सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर मिनी रेड हेवन। एक बड़ा सा फॉर्मेशन जोर जोर से आवाजें कर रहा था। वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स बाइनिंग बिंग की लीडरशिप में लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार थे। वुश! बड़ी बड़ी लहरों की आवाज आई और एक इमेमोरियल ईयर बीस्ट चांदी की रोशनी में चमकते फॉर्मेशन से बाहर निकला। ये एक इमेमोरियल ईयर पिग है, लेडी व्हाइट रैबिट ने जोश में चिल्लाकर कहा। बहुत बढ़िया। ईयर एसेंस पूल में इस प्रजाति के ईयर बीस्ट की कमी थी। फेरी मियाओ येन ने भी जोश से कहा। कुछ कहने को नहीं था, लड़ाई फौरन शुरू हो गई। इमॉर्टल्स ने मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप को कंट्रोल किया और इमेमोरियल ईयर पिग से लड़ा। इमेमोरियल ईयर पिग का शरीर मजबूत था, लेकिन मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप भी उतना ही मजबूत था। दोनों तरफ से बराबर की टक्कर थी। लड़ाई के असर से ही एक तूफान सा आ गया। अगर ये एक आम इमॉर्टल एपर्चर होता तो गू इमॉर्टल को जरूर भारी नुकसान होता। लेकिन फैंग युआन का सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर बहुत बड़ा था। उसने कई गू इमॉर्टल्स की जिंदगी भर की कमाई निगल ली थी, लेकिन उसके बाद भी उसका सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर सिर्फ 17 से 18% हाई डेवलप हुआ था। यह मिनी रेड हेवन फैंग युआन ने खास तौर पर खाली छोड़ा था, एक बैटलफील्ड के रूप में रिजर्व रखा था। इस वक्त मिनी 5 रीजन्स का डेवलपमेंट फल फूल रहा था, साथ मिनी 9 हेवंस में भी कुछ रिसोर्सेज थे। मिनी रेड हेवन पूरी तरह से खाली था। ड्रीम रेल्म्स मिनी ग्रीन हेवन में स्टोर किए गए थे और मिनी येलो हेवन में सिर्फ गोल्ड फ्रैगमेंट करंट का एक छोटा सा हिस्सा था। मिनी 5 रीजन्स में अभी भी बहुत सारी खाली जमीन थी। ये अनुमान लगाया जा सकता था कि मिनी 9 हेवंस एक लंबे समय तक बंजर रहेंगे। आमतौर पर जब एक गू इमॉर्टल रैंक 8 तक पहुंचता है और एक ग्रोटो हेवन हासिल करता है तो वो आसमान को डेवलप करने में लग जाते हैं, क्योंकि जमीन पर कोई खाली जगह नहीं बचती। लेकिन फैंग युआन एक खास केस था और उस आम सेंस से नहीं नापा जा सकता था। रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस और इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट की लड़ाई कुछ दिनों तक चली, जिसके बाद दूसरे ने हार मान ली। फैंग युआन का मेन बॉडी ग्रीन गोस्ट डेजर्ट में सफाया कर रहा था, जबकि उसके इमॉर्टल एपर्चर के अंदर उसके साथी मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप का इस्तेमाल करके इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स को काबू कर रहे थे। एक तरफ फैंग युआन जानबूझकर इन रैंक 7 गू इमॉर्टल्स को मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप से फैमिलियर करा रहा था ताकि वो भविष्य में रैंक 8 की लड़ाइयों में हिस्सा ले सकें। दूसरी तरफ फैंग युआन इमेमोरियल ईयर बीस्ट फिशिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स को अट्रैक्ट कर रहा था, अपनी 12 ज़ोडिएक बैटल फॉर्मेशन को पूरा करने की कोशिश में। फैंग युआन ने 12 ज़ोडिएक बैटल फॉर्मेशन के प्लान पर अपनी पिछली जिंदगी में ही काम शुरू कर दिया था। ये एक प्राचीन बैटल फॉर्मेशन था। 12 अलग अलग प्रजातियों के इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स को इकट्ठा करना और उन्हें फॉर्मेशन के कोर के रूप में इस्तेमाल करना। 12 ज़ोडिएक बैटल फॉर्मेशन खास तौर पर हमले के लिए था और फॉर्मेशन पूरा होने के बाद यह आज़ादी से घूम सकता था। जब यह एक्टिव नहीं होता था तो इन इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स को सील किया जा सकता था, जो मूर्तियों जैसे बन जाते थे, हिले डुले बिना और खाने की जरूरत के बिना। लेकिन लड़ाई के दौरान सील हटा दी जाती, वो बैटल फॉर्मेशन बनाते और दुश्मन पर हमला करते। इस फॉर्मेशन के कई फायदे एक ये था कि इससे खाने के खर्च में काफी बचत होती थी। अपनी पिछली जिंदगी में फैंग युआन ने इस पॉइंट को देखा था और इस तरीके का इस्तेमाल करके अपने इमॉर्टल एपर्चर मैनेजमेंट पर प्रेशर कम करने का इरादा किया था। लेकिन इस जिंदगी में फैंग युआन बहुत अमीर था,
खाने का खर्च बचाना दूसरे नंबर पर आ गया और अब फैंग युआन इस फॉर्मेशन की मजबूत ऑफेंसिव ताकत को प्राथमिकता दे रहा था। सिर्फ इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स हाई 12 जोडियाक बैटल फॉर्मेशन के कोर बनने के लायक थे। अगर फैंग युआन एंशिएंट ईयर बीस्ट्स या डेसोलेट लेवल ईयर बीस्ट्स का इस्तेमाल करता तो वो 12 जोडियाक बैटल फॉर्मेशन नहीं बना सकता था। ये दिखाता है कि 12 जोडियाक बैटल फॉर्मेशन जरूर आम रैंक 8 गू इमोर्टल्स के तरीकों को दबा सकता था। हालांकि 12 अलग अलग प्रजातियों के इमेमोरियल ईयर बीस्ट को इकट्ठा करना उतना आसान नहीं था जितना लगता था। ये न सिर्फ ताकत पर बल्कि किस्मत पर भी निर्भर करता था। अपनी पिछली जिंदगी में फैंग युआन के पास इस पर खर्च करने के लिए समय और एनर्जी नहीं थी और उसकी किस्मत भी खराब थी, इसलिए वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन के समय तक भी पूरा बैटल फॉर्मेशन इकट्ठा नहीं कर पाया था। रिवर ऑफ टाइम ये बहुत सारे ईयर बीस्ट्स द लेकिन इन ईयर बीस्ट्स की प्रजातियां बराबर नहीं बनती हुई थी, बल्कि एक खास प्रजाति के ईयर बीस्ट्स की आबादी एक खास समय में बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। फैंग युआन को भी पूरा यकीन नहीं था कि वो इस जिंदगी में अन सबको इकट्ठा कर पाएगा, लेकिन इस जिंदगी में इस प्रोजेक्ट में लगाई गई मैनपावर, रिसोर्सेज, समय और एनर्जी उसकी पिछली जिंदगी से कहीं ज्यादा थी, साथ ही उसकी किस्मत भी बढ़ गई थी। ये एक सच्चाई थी। समय बीतता चला गया। सदर्न बॉर्डर का राइचस पाथ फैंग युआन द्वारा लूटा जा रहा था। कई लोग चुपके से फैंग युआन से निपटने के तरीके सोच रहे थे लेकिन यूज अलर्ट करने से डरते थे। वेस्टर्न डेजर्ट के राइचस पाथ फोर्सेज एक दूसरे का सामना कर रहे थे। फैंग क्लैन और वान क्लैन की बहस बिना किसी अंजाम के जारी थी। दूसरी राइचस पाथ फोर्सेज खुद को रोक रही थी, लेकिन छुपे हुए तूफान उभार रहे थे। नॉर्दर्न प्लेन्स में लॉन्जेविटी हेवन पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स गू इमॉर्टल वर्ल्ड को एकजुट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रोग्रेस कम था। पिछली जिंदगी में लॉन्जेविटी हेवन ने लंग या ब्लेस्ड सेक्ट को अपने साथ ले लिया था, जिससे नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स को उनकी नियत का एहसास हुआ, जिससे दुश्मनी काफी कम हो गई। लेकिन इस जिंदगी में लंग या ब्लेस्ड लैंड को फैंग युआन ने पहले ही पूरी तरह से ले लिया था। ईस्टर्न सी में हमेशा की तरह शांति थी। कभी कभी कुछ गड़बड़ होती थी, लेकिन वो कुछ बड़ी नहीं थी। सबसे सनसनीखेज मामला असेंडिंग हेवन प्लेन का था, लेकिन ये मामला अब सुलझ चुका था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट में लंग या ब्लेस्ड लैंड में हार के कारण हेवनली कोर्ट आराम कर रहा था। फेरी जीवे फैंग युआन के लिए मुश्किलें पैदा करना चाहती थी, लेकिन वो लाचार थी क्योंकि फैंग युआन पूरी तरह से सक्लूजन में कल्टीवेशन कर रहा था। अगर वो एक्शन लेता भी तो भेस बदल कर करता, जिससे दूसरों के लिए सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता। पांचों रीजन्स का गू इमॉर्टल वर्ल्ड एक अस्थायी शांति के दौर में प्रवेश कर चुका था। फैंग युआन ने अपना एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने इस दुर्लभ शांति के दौर का इस्तेमाल अपनी जीत को प्रोसेस करने और खुद को मजबूत करने में किया। टाइम कटिंग एज परफेक्शन के एक कदम और करीब था। इस दौरान की कड़ी मेहनत के बाद वो अब 5 रिस्ट्रिक्शन प्रोफाउंड लाइट की के पांचों रंगों की रोशनी एक साथ इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से माहिर होने से कुछ दूर था। उसके सोल पाथ कल्टिवेशन का प्रोग्रेस भी बहुत संतोषजनक था। फैंग युआन की सोल पहले हाई 10 मिलियन मैन सोल लेवल को पार कर चुकी थी, 100 मिलियन मैन सोल तक पहुंच गई थी। ये एक इंसान की सीमा थी। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के आने से पहले मानव जाति के लंबे और अनंत इतिहास में भले ही कितने भी हैरतअंगेज टैलेंट्स और जीनियसेस आए हों, वो 100 मिलियन मैन सोल से आगे नहीं बढ़ पाए। मानव सभी जीवित प्राणियों की आत्मा था। इंसानों के पास सबसे ज्यादा बुद्धि थी, लेकिन जब उनकी ताकत की तुलना की जाती, उनके नाखूनों की तेजी और उनकी आत्मा की मजबूती, तो वो दूसरे प्राणियों से बहुत पीछे थे। हालांकि कल्टीवेशन खुद अपनी सीमाओं को तोड़ने का एक प्रोसेस है। गू मास्टर गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करके भयानक जानवरों को दबाने की ताकत हासिल कर सकता है, भयानक जानवरों से भी ज्यादा तेज नाखून उगा सकता है और स्वाभाविक रूप से और भी ज्यादा मजबूत आत्माओं को रखने की बुनियाद हासिल कर सकता है। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल इस सीमा को तोड़ने की विधि को इनोवेट करने वाले पहले थे। फैंग युआन को शैडो सेक्ट की सच्ची विरासत मिलने के बाद इस विधि की समझ थी। एक इंसान की आत्मा की सीमा से आगे कल्टिवेशन करना था डेसोलेट सोल। हालांकि 100 मिलियन मैन सोल पहले से ही सीमा तक कंडेंस हो चुकी थी और असली दुनिया में दखल दे सकती थी, ये अभी भी नाजुक थी। लेकिन जब आत्मा डेसोलेट सोल लेवल तक पहुंच जाती, तो उसकी लड़ाई की ताकत में जमीन आसमान का बदलाव आ जाता। फैंग युआन सिर्फ अपनी आत्मा से ज्यादातर डेसोलेट बीस्ट का मुकाबला कर सकता था। इसमें सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचने वाले स्पेक्ट्रल सोल थे। यीटियन माउंटेन की लड़ाई में उन्होंने सिर्फ अपनी आत्मा का इस्तेमाल करके स्वर्गीय और मानवीय आफतों से लड़ाई की थी। उनकी भयंकर डिमोनिक शक्ति ने फैंग युआन पर एक बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा था, जिससे उसके मन में इस लेवल तक पहुंचने की इच्छा जाग उठी।
लेकिन डेसोलेट सोल में ब्रेक थ्रू से पहले मुझे कुछ काम करने हैं। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर फैंग युआन का स्प्लिट सोल लॉन्ग हेयर रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन के अंदर रखा गया था। फॉर्मेशन ने काम करना शुरू कर दिया। उसकी रोशनी ने आसपास के सभी इलाकों को जलती हुई आग की तरह लाल रंग दिया। पहले कई बार फेल होने के अनुभव के बाद फैंग युआन के मूवमेंट्स स्मूथ थे। ध्यान लगाओ, अब हम मेन इमॉर्टल मटेरियल डालने वाले हैं। फैंग युआन ने आदेश दिया। लंग या लैंड स्पिरिट, जो एक असिस्टेंट के तौर पर मदद कर रहा था, ने फौरन सर हिलाया, फैंग युआन को फॉर्मेशन कंट्रोल करने में मदद करते हुए। फॉर्मेशन के अंदर की जगह अलग अलग सीक्रेट रूम्स में बंट गई थी जो खास तौर पर इमॉर्टल मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए थी। इस पल एक सीक्रेट रूम खुला और उसके अंदर का इमॉर्टल मटेरियल फौरन फॉर्मेशन में घुस गया। इस इमॉर्टल मटेरियल का नाम था प्रॉस्परिंग स्प्रिंग लाइट। ये एक रैंक 8 इमॉर्टल मटेरियल था। हालांकि ये एक लाइट पाथ इमॉर्टल मटेरियल था, ये एक फूल के रूप में कंडेंस था। फूल खुला हुआ था, उसकी सफेद पंखुड़ियों पर चमकते लाल धब्बे थे और साथ ही चमकते हरे रंग के भी धब्बे थे। फूल जीवंत और नाजुक था और जीवन शक्ति से भरा हुआ था। जैसे हाई प्रॉस्परिंग स्प्रिंग लाइट आग में गई, ये सफेद रोशनी में पिघल गई जो फैंग युआन के स्प्लिट सोल पर बरसने लगी। रोशनी ने सोल को पूरी तरह से ढक लिया। आग सोल को जलती रही। एक के बाद एक गू मटेरियल्स डाले गए, साथ ही फॉर्मेशन के बाहर कई इमॉर्टल गू लगातार एक्टिवेट किए जा रहे थे। हेरी मैन गू इमॉर्टल्स अपनी पूरी ताकत से मदद कर रहे थे। कुछ इमॉर्टल मटेरियल से निपट रहे थे, कुछ आग को कंट्रोल कर रहे थे और कुछ वेस्टेज की जांच कर रहे थे। ये एक ग्रुप गू रिफाइनमेंट था। खर्चा अकेले गू रिफाइन करने से कहीं ज्यादा था, लेकिन गू रिफाइनमेंट की मुश्किल भी कम थी। पिछली जिंदगी में फैंग युआन अकेला था और उसके पास ये सुविधा नहीं थी। इस जिंदगी में उसने लंग या सेक्ट को अपने साथ मिला लिया था। उसने जो रिफाइनमेंट पाथ की काबिलियत हासिल की थी, वो हेवनली कोर्ट से भी आगे निकल चुकी थी। हेवनली कोर्ट कितने रिफाइनमेंट पाथ गू इमॉर्टल्स को जागा सकता था? भले हाई इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में रिफाइनमेंट पाथ के महान एक्सपर्ट्स हो रहे हों, बहुत कम ही ऐसे होंगे जिनके पास रिफाइनमेंट पाथ क्वाजी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट लेवल हो सकता है। स्वाभाविक है, हेवनली कोर्ट के खजाने बहुत अमीर थे, वो इस मामले में फैंग युआन से बहुत आगे थे। भले हाई फैंग युआन ने इतने सारे गू इमॉर्टल्स की जिंदगी भर की कमाई निगल ली हो, वो हेवनली कोर्ट के सामने कहीं नहीं टिकता था। रिफाइनमेंट ठीक चल रहा था। फैंग युआन का जोश बढ़ गया और उसने चिल्लाकर कहा, अगला है फॉल्स पर्ल। फॉल्स पर्ल एक मोती नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल मटेरियल था जो किसी भी जेम में बदल सकता था। यह भी प्रॉस्परिंग स्प्रिंग लाइट की तरह एक रैंक 8 मटेरियल था और इस रिफाइनमेंट का मेन मटेरियल था। फॉल्स पर्ल तेजी से आग में मिल गया। फैंग युआन ने पुकारा, बाइनिंग बिंग। बाइनिंग बिंग ने सर हिलाया। वो पहले से हाई एक फॉर्मेशन कोर में खड़ी थी। उसने हल्के से अपनी बांह हिलाई। उसके हाथ पर लगे घाव से खून निकलकर बाहर आ गया। खून दहकती आग में घुस गया। लाल आग फौरन एक जादुई खूनी लाल रंग में बदल गई। इसके अलावा आसपास घना खून का की फैल गया। सिक्स्थ हेयर ने फौरन इस खून के की को इकट्ठा किया और लगातार यूज हटाता रहा। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो ये खून का ची रिफाइनमेंट के अगले प्रोसेस में भारी दखल दे सकता था। खून की आग जितना जलती उतनी छोटी होती गई और जल्द ही ये एक मुट्ठी के आकार की रह गई। फैंग युआन ने गहरी सांस ली। दूसरे गू इमॉर्टल्स के चेहरे पर भी गंभीरता थी। अगला एक महत्वपूर्ण कदम था। रेजिंग वेव राइजिंग ड्रैगन फायर को छोड़ो, फैंग युआन ने आदेश दिया। रेजिंग वेव राइजिंग ड्रैगन फायर अपने आप काम कर सकती थी। जैसे हाई यूज छोड़ा गया, उसने फॉर्मेशन से दूर उड़ने की कोशिश की, लेकिन यह कैसे मुमकिन था? लॉन्ग हेयर रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन ने यूज मजबूती से रोका और उस खून की आग से टकराने पर मजबूर कर दिया। दोनों आग एक दूसरे से काफी अलग थी, लेकिन जल्द ही वो एक दूसरे में मिल गई, एक रंग बिरंगी आग का बड़ा सा गोला बनाती हुई। मिक्स्ड आग भी जितना जलती उतनी छोटी होती गई और साथ ही घना, दम घोटने वाला धुआं छोड़ रही थी। धुआं नीचे बैठा और आग को ढक लिया, एक बिल्कुल काला गोला बन गया। बाहर से कोई भी धुआं के गोले के बीच में चमकती आग को धुंधला सा देख सकता था। बूम! धुआं का गोला लगभग 1 घंटे तक रहा जब अचानक वो फट गया। अनगिनत धुआं के झोंके ड्रैगन्स की तरह बेतरतीब उड़ने लगे। हवा की लहरें उठी और लोगों को एक ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई ड्रैगन गरज रहा हो। एक ड्रैगनमैन गू मास्टर धुओं से बाहर निकला और सामने आया। वो मस्कुलर और हैंडसम था, उसकी नाक ऊंची और होठ मजबूत थे। वो एक बेजोड़ हीरो जैसा लग रहा था। उसके शरीर पर सुनहरे ड्रैगन स्केल्स थी, उसकी उंगली टोपाज जैसे ड्रैगन की ईख थी और उसके सर पर सुनहरे कोरल जैसे ड्रैगन के सींग भी थे। उस देखकर
लंग या लैंड स्पिरिट जोर से हंसा। सफल, हम सफल हो गए। हाँ, ये नौजवान रैंक 1 गू मास्टर फैंग युआन का ड्रैगनमैन क्लोन था। चैप्टर 1804 डेसोलेट सोल में ब्रेक थ्रू सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर सोल पाथ फॉर्मेशन पहले से ही ठीक से लगा दिया गया था। यह फॉर्मेशन हवा में तैर रहा था, जिसका रेडियस लगभग 3 ली था। फॉर्मेशन से एक अंधेरी और उदास रोशनी निकल रही थी। ये एक बड़े से पैनकेक जैसा दिख रहा था जिसके किनारे मोटे दी और बीच का हिस्सा पतला। फॉर्मेशन में हर तरफ अजीब हवा चल रही थी, जिससे अंदर का टेम्परेचर तेजी से गिर गया, लेकिन फॉर्मेशन के बाहर सब कुछ नॉर्मल था। फैंग युआन ने अपनी डिवाइन सेंस से फॉर्मेशन को कई बार चेक किया और फिर संतुष्ट हुआ। यह फॉर्मेशन एक सोल पाथ किलर मूव से मॉडिफाई किया गया है। यह किलर मूव से कहीं ज्यादा स्टेबल है और इसे ज्यादा स्मूथली और बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। यह शैडो सेक्ट की सच्ची विरासत में दर्ज एक अनोखी सोल कल्टिवेशन टेक्निक थी। ये इंसानी आत्मा को उसकी सीमा तोड़ने और डेसोलेट सोल लेवल तक पहुंचने में मदद करती थी। इस सोल कल्टिवेशन किलर मूव और अपने फॉर्मेशन पाथ अटेनमेंट के आधार पर फैंग युआन ने इसे सुधारा और बेहतर बनाया। सब कुछ तैयार था। फैंग युआन ने अपनी 100 मिलियन मैन सोल को फॉर्मेशन में भेजे दिया। एक डेसोलेट बीस्ट सोल कोर को फैंग युआन की सोल ने पकड़ा हुआ था, और जब सोल फॉर्मेशन के सेंटर में पहुंची तो उसने सोल कोर को कुचल दिया। सोल कोर को पहले से हाई प्रोसेस किया गया था और फॉर्मेशन ने उस और भी ज्यादा कमजोर कर दिया था। सोल कोर टूट गया और धुंध में बदलकर बाहर तैरने लगा। फॉर्मेशन तेजी से काम करने लगा, जिससे धुंध ने फैंग युआन की 100 मिलियन मैन सोल को पूरी तरह से ढक लिया। अगले कुछ घंटों तक ये धुंध पतली होती रही और फिर पूरी तरह से गायब हो गई। फैंग युआन की 100 मिलियन मैन सोल अभी भी अपने ओरिजिनल रूप में थी, उसके सॉवरन इमॉर्टल बॉडी की तरह ही ठोस और जीवंत। लेकिन जो एहसास फैंग युआन को इसके अंदर हो रहा था वो पहले से बहुत अलग था। तो यह है डेसोलेट सोल? फैंग युआन की सोल ने अपने हाथों को देखा। वो साफ महसूस कर सकता था कि भले ही उसके रूप में ज्यादा बदलाव ना आया हो, अंदर से एक विशाल ताकत हो रही थी। इस ताकत की कल्पना उसकी पिछली हालत में करना भी नामुमकिन था। 100 मिलियन मैन सोल असली दुनिया में दखल दे सकती थी, लेकिन अगर यूएस पर आम जंगली जानवर भी हमला कर दे तो वो खतरे में पड़ जाती। लेकिन डेसोलेट सोल की ताकत 100 मिलियन मैन सोल के मुकाबले जमीन आसमान का फर्क था। चलो इसे असली लड़ाई में टेस्ट करते हैं। फैंग युआन की सोल जोश में फॉर्मेशन से बाहर उठ गई। फैंग युआन ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। एक डेसोलेट बीस्ट को पास में ही कैद करके रखा गया था। डेसोलेट बीस्ट को जैसे ही आज़ादी मिली, उसने देखा कि एक नीले काले रंग की आत्मा जो एक बड़े इंसान जैसी थी, उसकी तरफ उड़ रही है। उसने भयंकर रूप से दहाड़ मारी और अपना मुंह खोलकर फैंग युआन की सोल पर झपटा मारा। फैंग युआन की सोल आखिरी पाल में अचानक ऊपर उठ गई, डेसोलेट बीस्ट के काटने से बच गई और उसके सर पर पहुंच गई। फिर उसने अपना दाहिना पैर उठाया और उसे कुल्हाड़ी की तरह नीचे घुमा दिया। बूम! एक जोर की आवाज गूंजी जब पहाड़ जैसे डेसोलेट बीस्ट को नीचे गिरा दिया गया। वो बुरी तरह जख्मी हो गया था। एक बार और फैंग युआन की सोल ने उसका पीछा किया, घूंसे और लाते बरसाते हुए। डेसोलेट बीस्ट में बुद्धि की कमी थी और ऊपर से उसका साइज बड़ा था। वो सिर्फ मार खा सकता था, जबकि फैंग युआन उसके हमलों से बच रहा था। डेसोलेट सोल के हमले हर बार निशाने पर लग रहे थे। थोड़ी देर मार खाने के बाद यह डेसोलेट बीस्ट गिड़गिड़ाने लगा और भाग खड़ा हुआ। उसकी लड़ने की हिम्मत टूट चुकी थी। फैंग युआन की सोल ने उसका पीछा नहीं किया, वो बाद में लोगों को उस पकड़ने के लिए भेजे देगा। फैंग युआन की सोल के विचारों में एक हल्का सा जोश बना हुआ था। मैं सच में एक डेसोलेट बीस्ट की ताकत रखता हूं। ऊपर से मेरी कॉम्बैट टेक्निक्स के साथ आम डेसोलेट बीस्ट एक की लड़ाई में मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। हालांकि मेरी इंसानी आत्मा तैर सकती थी, लेकिन डेसोलेट सोल में ब्रेक थ्रू के बाद मैं उड़ नहीं सकता और मुझे गू वॉर्म्स पर निर्भर रहना पड़ेगा। लड़ाई में फैंग युआन की सोल इसलिए उड़ सकती थी क्योंकि सोल में कई इमॉर्टल गू और इमॉर्टल एसेंस थे। कुछ सोल बीस्ट उड़ सकते थे लेकिन कुछ नहीं। शैडो सेक्ट की सच्ची विरासत के रिकॉर्ड्स में जब एक इंसानी आत्मा डेसोलेट सोल में ब्रेक थ्रू करती है तो वो उड़ नहीं सकती, क्योंकि इंसान स्वभाव से उड़ने में असमर्थ हैं। एक फेदरमैन की आत्मा अलग थी, वो उड़ सकती थी, लेकिन फेदरमैन शुद्ध इंसान नहीं थे। यहां तक कि स्पेक्ट्रल सोल जो सोल कल्टिवेशन के शिखर पर पहुंच चुके थे, वो भी उड़ नहीं सकते थे और उन्हें इटियन माउंटेन की लड़ाई में जमीन पर खड़ा रहना पड़ा था। सोल पर सोल पाथ डाउ मार्क्स की संख्या तेजी से बढ़ गई है। ये असल में 10,000 डाउ मार्क्स को पार कर गई है। पहले फैंग युआन की सोल पर कम सोल पाथ डाउ मार्क्स द भले हाई यूज 100 मिलियन मैन सोल तक कल्टिवेट किया गया था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि फैंग युआन ने सोल कल्टिवेशन के 2 पवित्र स्थलों डांग माउंटेन और लुओपो वैली का इस्तेमाल किया था। अगर उसने दूसरे सोल कल्टिवेशन मेथड्स का इस्तेमाल किया होता तो यूज उसी लेवल की नींव जमा करने के लिए अपनी सोल पर डाउ मार्क्स बढ़ाने पड़ते। शरीर डाउ मार्क्स का एक कैरियर था, आत्मा भी वैसी ही थी। सिर्फ सोल पाथ हाई नहीं जो आत्मा पर डाउ मार्क्स जोड़ सकता था, दूसरे पाथ्स भी ऐसा कर सकते थे, जैसे कि टाइम पाथ। सदर्न बॉर्डर के रैंक 8 गु इमॉर्टल शिया-चा ने अपनी आत्मा पर एक डिफेंसिव मेथड लगा रखा था। उसकी आत्मा टाइम पाथ डाउ मार्क्स से बने एक जाल से ढकी हुई थी। इस रक्षा कवच ने फैंग युआन के लिए बहुत मुश्किलें पैदा की थी जब उसने पिछली जिंदगी में उसकी सोल सर्च की थी। सीमा को तोड़कर और एक डेसोलेट सोल बनाकर फैंग युआन अब अपनी आत्मा को आगे कल्टिवेट कर सकता था। यह सफर इंसानी आत्मा की कल्टीवेशन से कहीं ज्यादा लंबा और चौड़ा होगा। 10 डेसोलेट सोल, 100 डेसोलेट सोल, 1000 डेसोलेट सोल, 10,000 डेसोलेट सोल। फैंग युआन की डेसोलेट सोल ने कल्टिवेशन शुरू कर दिया, टाइम पाथ क्लोन डिडक्शंस पर ध्यान दे रहा था, जबकि फैंग युआन का मेन बॉडी ड्रैगनमैन क्लोन पर रिसर्च जारी रखे हुए था। भले ही ये क्लोन उसने खुद बनाया था, इसमें अभी भी रिसर्च वैल्यू थी। ड्रैगनमैन क्लोन की आत्मा का रूप पहले फैंग युआन के सॉवरेन इमॉर्टल बॉडी जैसा था और यूएस में 30 मिलियन मैन सोल फाउंडेशन था। लेकिन अब उसका रूप बहुत बदल चुका था। वो ड्रैगनमैन के शरीर जैसा ही दिखता था, ड्रैगन की पूंछ, सींग, स्केल्स और सीधी ड्रैगन प्यूपल्स के साथ। इसके अलावा सोल पर सोल पाथ डाउ मार्क्स ऐप सिंगल डिजिट्स में आ गए थे और सोल फाउंडेशन सिर्फ कुछ दर्जन मन सोल का था। यह फैंग युआन के रिफाइनमेंट का नतीजा था और यही वो हासिल करना चाहता था। सारे स्प्लिट सोल्स के पास इंसानी आत्मा थी। एक ड्रैगनमैन के शरीर में घुसने पर उस सिर्फ इंसानी आत्मा से ही कब्जा किया जा सकता था और यूएस जीव को पूरी तरह से ड्रैगनमैन नहीं माना जा सकता था। फैंग युआन ने ड्रैगनमैन क्लोन इमॉर्टल गु हाउस ड्रैगन प्लस के लिए बनाया था। चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन पाथ किलर मूव्स हो या सोल पोजेशन, वो क्लोन जैसा विश्वास नहीं दे सकते थे। कड़ी मेहनत से रिफाइन करने के बाद फैंग युआन ने ड्रैगनमैन बॉडी को एक मैचिंग ड्रैगनमैन सोल के साथ रिफाइन किया। सिर्फ इस तरह ही इसे एक पूरा ड्रैगनमैन माना जा सकता था। फैंग युआन का पूरे ड्रीम क्लोन सिर्फ एक आधा अधूरा प्रोडक्ट था। प्योर ड्रीम क्लोन के शरीर में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उसकी आत्मा फैंग युआन की इंसानी आत्मा थी। हालांकि प्योर ड्रीम क्लोन एक इंसान था, वो फैंग युआन के स्प्लिट सोल से मैच नहीं करता था। एक लंबे समय तक अनुकूलन की जरूरत थी और कुछ सोल पाथ मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाकर फैंग युआन का स्प्लिट सोल पूरी तरह से अपने शरीर के रूप में बदल सकता था। तभी वो सच में एक दूसरे से मैच कर सकते थे। असल में जब फैंग युआन को सॉवरेन इमॉर्टल बॉडी मिला था, तब वो उसकी आत्मा से मैच नहीं करता था। एक लंबे समय तक कल्टीवेशन और सोल पाथ मेथड्स का इस्तेमाल करके अपनी आत्मा को एडजस्ट करने के बाद वो अपनी मौजूदा परफेक्टली मैचिंग स्टेट तक पहुंचा। ड्रैगनमैन वेरिएंट ह्यूमंस उनके शरीर में स्वाभाविक रूप से कुछ खास बातें थी। रॉकमैन के पास प्रचुर अर्थ पाथ डाउ मार्क्स स्नोमैन आइस एंड स्नो पाथ में माहिर हेरी मैन के पास रिफाइनमेंट पाथ डाउ मार्क्स मेरमिंग वाटर पाथ के और ड्रैगनमे के पास जन्म से हाई एनस्लेवमेंट पाथ डाउ मार्क्स थे। ड्रैगनमे के पास एनस्लेवमेंट पाथ में एक अतुलनीय प्रतिभा थी। वो स्वाभाविक राजा जो दूसरे जीवन रूपों पर दूसरी जातियों से कहीं ज्यादा आसानी से शासन कर सकते थे। एनस्लेवमेंट पाथ डाउ मार्क्स का प्रभाव न सिर्फ बाहरी मामलों में बल्कि ड्रैगनमे के अंदरूनी ढांचे में भी एक बड़ा फायदा लाता है। फैंग युआन के डिडक्शंस के अनुसार एनस्लेवमेंट पाथ डाउ मार्क्स के साथ ड्रैगनमैन का सामाजिक ढांचा दूसरी जातियों से कहीं ज्यादा मजबूत होगा। ये मजबूती बाहरी कारणों से नहीं बल्कि ड्रैगनमे में जन्मजात थी। फैंग युआन के नजरिए में एनस्लेवमेंट पाथ डाउ मार्क्स का अंदरूनी ढांचे पर प्रभाव ड्रैगनमे के लिए उसके बाहरी प्रभाव से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। ड्रैगनमैन दूसरी जातियों के विपरीत एकजुट रहेंगे, खासकर इंसानियत के अंदरूनी झगड़े और आपसी टकराव जैसे नहीं। जहां तक एनस्लेवमेंट पाथ की बात है, ये एट्रिशन की लड़ाइयों में माहिर था। एनस्लेवमेंट पाथ कल्टिवेट करने की लागत ज्यादा थी, लेकिन अगर इसे एक खास लेवल तक हासिल कर लिया जाए तो एक अकेला कईयों से लड़ सकता था, मजबूत दुश्मनों पर जीत हासिल कर सकता था। कुछ पाथ्स में इंडिविजुअल बैटल स्ट्रेंथ ज्यादा थी, जैसे ब्लड पाथ, मेटल पाथ, स्वॉर्ड पाथ और भी। लेकिन सिर्फ कुछ हाई पाथ्स में कईयों से एक लड़ने की खास विशेषता थी, ताकि मजबूत दुश्मनों पर जीत हासिल की जा सके। जैसे कि फॉर्मेशन पाथ। जब फैंग युआन एक मोर्टल था और इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट में लड़ा था, उसने एनस्लेवमेंट पाथ मेथड्स का इस्तेमाल किया था। और उसने कुछ समय पहले सदर्न बॉर्डर के इमॉर्टल्स को पकड़ने के लिए फॉर्मेशन पाथ मेथड्स का इस्तेमाल किया था। फैंग युआन को अचानक एक बात समझ आई
कोई हैरानी नहीं, पिछली जिंदगी में ड्रैगन पैलेस ने दी ज़ैंगशेंग को गुलाम बना लिया था। यह इमॉर्टल गू हाउस जरूर एक एंस्लेवमेंट पाथ इमॉर्टल गू हाउस होगा। फैंग युआन को ड्रैगन पैलेस के अंदर की बातों के बारे में ज्यादा साफ नहीं पता था। अभी तक यूज ये समझ नहीं आया था कि बाई निंग बिंग अचानक ड्रैगन पैलेस की मालिक कैसे बन गई। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। भले हाई ड्रैगनमैन क्लोन किसी काम का ना हो, मेरे पास अभी भी जिंदा बाई निंग बिंग है। ड्रैगनमैन क्लोन के पास सिर्फ रैंक 1 गू मास्टर कल्टिवेशन था। अगला कदम यूज गू इमॉर्टल लेवल तक उठाना था। उसका पद ज्यादातर एंस्लेवमेंट पाथ हाई होगा। फैंग युआन ने पहले हाइपियो ड्रीम क्लोन के अपचर को सील कर दिया था, भले ही मुश्किल से। स्प्लिट सोल लगातार कल्टिवेट कर रहा था, एक्टिवली ट्रांसफॉर्म होकर शरीर से मैच करने के लिए। इन दोनों स्प्लिट सोल्स के पास कुछ सोल पाथ कल्टिवेशन हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ ऊपरी लेवल पर होगा और कभी भी में बॉडी की सोल के लेवल तक नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग पाथ्स के डाउ मार्क्स एक दूसरे से टकराएंगे और दखल देंगे। मैं थोड़ा और कल्टिवेट करूंगा, फिर हमला करने का समय होगा। फैंग युआन की निगाहें जलती हुई आग की तरह चमक रही थी। हेवनली कोर्ट में फेरी जी वेई अभी भी इंचार्ज थी। सेंट्रल ग्रेट हॉल में एक मैसेज आया जिससे उसके माथे की शिकन थोड़ी कम हुई। बहुत बढ़िया, ओल्ड एंसेस्टर जूहू ने प्रिंस फांग जियान का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और हमारी आर्थिक मदद लेंगे। लॉन्जेविटी हेवन पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स गू इमॉर्टल वर्ल्ड को एकजुट करना चाहता था और उन्होंने बड़ा दृढ़ निश्चय दिखाया था, इसलिए उनके लोन इमॉर्टल्स और डिमोनिक पाथ मेंबर्स के साथ बड़े टकराव हुए। इसलिए फेरी जी वे ने एक प्लान बनाया और हिम्मत करके प्रिंस फांग जियान को नॉर्दर्न प्लेन्स वापस भेजा ताकि वो ओल्ड एंसेस्टर जूहू को माना सके। ओल्ड एंसेस्टर जूहू पहले राजी नहीं था और अपने स्टैंड पर अडिग था, लेकिन अपनी पत्नी के मानने पर उसने मजबूरी में हेवनली कोर्ट के साथ सहयोग करने के लिए हाँ कर दी। हालांकि हमारा मौजूदा सहयोग सीमित है, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। फेरी जी वे ने विश्वास से मुस्कुराया। पूरी दुनिया की सिचुएशन को देखते हुए नॉर्दर्न प्लेन्स में महत्वपूर्ण प्रोग्रेस हुई थी, जबकि हेवनली कोर्ट वेस्टर्न डेजर्ट के राइचस पाथ में झगड़ा पैदा करने के लिए पर्दे के पीछे से भी गड़बड़ मचा रहा था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट में कोई खास घटना नहीं हुई। ईस्टर्न सी की कई बड़ी शक्तियों ने असेंडिंग हेवन प्लेन को आपस में बांट लिया, लेकिन अंधेरे में हेवनली कोर्ट इमॉर्टल गू हाउस ड्रैगन पैलेस को ढूंढने में पूरी कोशिश कर रहा था। जहां तक सदर्न बॉर्डर की बात है, फेरी जी वे की मुस्कान गायब हो गई। सदर्न बॉर्डर में सिचुएशन आशाजनक नहीं थी। सदर्न बॉर्डर का राइचस पाथ फैंग युआन द्वारा लूटा जा रहा था। फेरी जी वे इसे रोकने में असमर्थ थी। साथ ही सदर्न अलायंस बैन गया था। अलायंस लीडर का पैड खाली था, लेकिन टाई क्लैन के बीकन टावर्स पहले से ही हर जगह बनाए जा रहे थे। ये दोनों हाई सिचुएशंस हेवनली कोर्ट के लिए बुरी खबर थी। और फैंग युआन भी है, उसने इतने सारे सदर्न बॉर्डर गू इमॉर्टल्स को पकड़ा और अनगिनत इमॉर्टल मटेरियल्स लूटे। उसके पास लंग या सेक्ट के पूरे रिफाइनमेंट पाथ गू इमॉर्टल्स भी हैं। फेरी जी वे फैंग युआन से जुड़ी किसी भी खबर पर गहरी नजर रखे हुए थी, लेकिन फैंग युआन छिप गया था और उस ढूंढा नहीं जा सकता था। फेरी जी वे को एक बड़ा दबाव महसूस हुआ। वो चाहती थी कि फैंग युआन हर जगह आतंक मचाए और भागता फिरे। अभी यूज फैंग युआन की हालत के बारे में कोई अफवाह तक सुनने को नहीं मिल रही थी। फैंग युआन कर क्या रहा है? उसकी ताकत कितनी बढ़ गई है? वो कब और कहां फिर से सामने आएगा? आखिरी सवाल ने फेरी जी वे को ज्यादा देर तक परेशान नहीं किया। लगभग आधे महीने बाद उस कुछ लड़ाई की जानकारी मिली। फैंग युआन अचानक रिवर ऑफ टाइम में प्रकट हुआ था और फोर जंजी से लड़ा था। वो अकेला नहीं था, वो अपने साथ एक जहाज जैसा रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस लाया था। चैप्टर एंड।